किसने रखा आपको नजरबंद? किसने रखा आगा रुल्ला मेहदी को नजरबंद? देखिए मैंने किसी मुफ्ती मैं ये किसी से नहीं पूछने निकला कि मुझे किसने नजरबंद रखा। वो पता ही है किसने नजरबंद रखा। किसने रखा? कमाल की बात है, खतरे में क्यों है? उन्हें सिक्योरिटी क्यों? उनके वालिद को किसने शहीद किया? मीरवाइज मौलवी फारूक साहब को किसने असैसिनेट किया? मीरवाइज साहब की असैसिनेशन की बरसी पे शहीद अब्दुल गनी लोन साहब को नहीं असैसिनेट किया? तो कहते हैं हालात ठीक है ना। तो जो कह रहे हैं हालात ठीक है, उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, वो पहले अपनी कर देना सरेंडर। अच्छा, लेट देम स्टार्ट विद देमसेल्व्स। उनको सिक्योरिटी की जरूरत है। चलो वो सियासत मीरवाई साहब को नहीं है तो वो लिख के दे कि मीरवाई साहब हैज नो थ्रेट। में लिख के दे इलेक्शन से कुछ 1 महीना पहले कि आप यहाँ नहीं लड़ना, यहाँ हमें किसी को जिताने की ये है। तो वो आई डोंट, जाइए कभी लिखेंगे वो किताब अगर लिखी तो मैंने जहां से आप लड़ना चाहते थे मुझे लड़ने नहीं दिया। कहा गया कि वहां से नहीं लड़ना चाहिए। असेंबली इलेक्शन भारत में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा। नहीं, हम भारत में रहेंगे भी, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। हमारे लिए हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम मुल्क के लिए हमने जाने दी भी हैं, देंगे भी, लेकिन हमारा मुल्क है। इट इज आवर नेशन, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। बट नहीं, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर फेथ। क्वेश्चन आज एमएलए बेचारे खुद कहते हैं मुझसे बात करके, उनके एमएलए कि शायद इनको भूल गया कि हम एमएलए हैं। उनके एमएलए आपको कॉल करते हैं? नहीं, उनके काफी उनके एमएलए दोस्त हैं मेरे, काफी कलीग्स रहे हैं। इट इज कंसर्न्ड, रुल्ला साहब इज राइट, ही इज आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच आई थिंक एवरी कश्मीरी शुड आस्क। अब उमर साहब उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपनी तंजीम में अभी क्या ये कर रहे हैं, केएस ऑफिसर्स 4-4 दर्जन के ऑफिसर्स को ये 3-3 हफ्ते बाद ट्रांसफर करते हैं। वजह वो इंडस्ट्री है। किस चीज? ट्रांसफर इंडस्ट्री है। हमारी कश्मीर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री टू ट्रांसफर, वही चमचे चपाटे उसमें लगे होते हैं, पैसा कमा, रेट लिस्ट होता है। कितना उनको पता होगी जो लेते हैं। अच्छा, लेकिन एनसी के एक डिप्टी मेयर भी थे जिनको बनाने में मेरा एक हाथ था, क्योंकि मैंने बीजेपी के खिलाफ एक अलाइड अपोजिशन में उनको खड़ा किया। बिल्कुल ठीक। एक कन्वर्जेंस हुआ होगा इलेक्टेड गवर्नमेंट में और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा। कन्वर्जेंस ऑफ थॉट हुआ होगा कि इनको जी बंद रखो। उमर साहब बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, लेकिन हकीकत बोलनी चाहिए। ना डरने का मतलब ये नहीं है कि आप हर दीवार के साथ जाके सर फोड़ें। अगर इनकी नौकरी में इतनी गैरत और वकार नहीं है कि इनके कागज दस्तावेज साइन होके नहीं आते, तो ये जाके रिजाइन करें, ये जाके धरना दे। स्टूडेंट्स को क्यों तोप के सामने आना है? राइट। पता नहीं कहाँ सैर सपाटे में घूम रहे थे, ये वो हुआ नहीं है रिलैक्सेशन मसला, एंड के दिन भेजा, आखिरी दिन भेजा। इतने क्या ये मसरूफ है अपने अयाशी में कि आखिरी दिन सरकार काम कर क्यों करते हैं? सो हाउ डू यू सी द इनॉग्रेशंस जो आजकल की जा रही? यार ये जावेद, मुझे बड़ा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। यहाँ फुटपाथ्स की भी इनॉग्रेशन हो रही है, नलकों की भी इनॉग्रेशन हो रही है, ट्रांसफार्मर्स की भी इनॉग्रेशन हो रही है। आप निशिकांत दुबे जी के घर भी चले गए शॉल डालने। वो देखिए पार्लियामेंट में मुसलमानों के बारे में क्या बोलते हैं, उनके घर चले गए शॉल लेके। मुझे लगता है कुछ ही एक हफ्ता पहले उन्होंने मुसलमानों को पार्लियामेंट में अच्छी खासी सुनाई। वो कहते हैं वो शेर कहाँ गया जो कहता था मैं इंतकाम लूंगा, ये तो शॉल लेके जा रहे हैं इंतकाम लेने। फिर कहा देखो जी बादल नहीं है आज आसमान में, कितनी खुशकिस्मती है। फिर ट्रेन की इनॉग्रेशन में कहा देखिए मेरी सुपर सेशन हो गई एलजी साहब। तब वो सिंपल मेजॉरिटी है, रिजाइन दे दें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। वो आखिरी साल देंगे, ये वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। वो आखिरी साल देंगे। से बैठा है, आप इज नॉट रिप्लाइंग टू कांस्टेंट पर्सनल अटैक्स। उससे लड़ना मर्दानगी नहीं होती। अच्छा, लड़ना उससे चाहिए ना जो वापस लड़े आपसे। ये किसी को हरास करना, वो कश्मीरी कहते हैं जीर तुरुख देना, दिस इज नॉट लीडरशिप एंड इट शुड नॉट बी डन। मतलब ये लोग शायद तब खुश होंगे जब मीरवाई साहब खुदा ना खास्ता जेल पहुंचे। इनका सैडिस्टिक प्लेजर उसमें डिराइव होगा। कश्मीरी को क्या फायदा होगा उससे? मीरवाई साहब शुड कंटिन्यू टू एंश्योर के खिलाफ कभी बयान दिए बहुत पहले, मुझे भी नहीं देने चाहिए थे। आप मानते हैं गलती हुई है? बिल्कुल नहीं देने चाहिए थे। आप गलती मान रहे हैं? बिल्कुल। केम इनटू पॉलिटिक्स। आप कहेंगे वंदे मातरम? मैं बिल्कुल नहीं वंदे मातरम कहूंगा। क्यों? मेरे हिंदुस्तानी होने के लिए जरूरी नहीं है वंदे मातरम कहना। आप कहेंगे वंदे मातरम? नहीं, सवाल मेरा आपसे है। मैंने कह दिया मैं नहीं कहूंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कहेंगे? ये मेरा पर्सनल है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ना। नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ एज ए मुस्लिम वंदे मातरम। जम्मू कश्मीर इस वक्त जो हालात बता रहे हैं और जो हमें दिख रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा परे है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सियासत एक तरफ से
और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात कैसे हैं या फिर लोगों के क्या हालात हैं, मसलो मसाइल क्या हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंतज़ार था कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत बन के शायद अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। अब अच्छे दिनों का इंतज़ार शायद तवील अरसे से लोग कर रहे थे, वो अभी भी अच्छे दिनों के लिए तरस रहे हैं, उस पर भी बात होगी। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं जुनैद अज़ीम मत्तू जी, जो कि आप भी जानते हैं कि मेयर भी रह चुके हैं सिटी के और हमेशा सियासत को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बेबागी से रखते हैं। काफ़ी वक्त बाद इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है और जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा हालात बने हैं उन पर भी बातचीत होगी और ओवरऑल जो लोगों के मसलों मसाइल हैं उन पर भी बातचीत होगी। जुनैद साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। कैसे हालात हैं जम्मू कश्मीर में अभी? हालात अलग अलग तनाजुर में अलग अलग जवाब है इस सवाल का। हालात वैसे ही हैं। एक बदलाव जो तब्दीली आई है पिछले 1.5 साल से, वो ये है कि लोगों की चुनी हुई एक सरकार है। बाकी ज़मीनी सतह पे क्या लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लोगों के जो सियासी जज्बात हैं, एस्पिरेशंस हैं, क्या वो किसी प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो एक अलग सवाल है। बिल्कुल। सूरत हाल इक्तिसादी कैसी है हमारी रियासत की, वो भी एक अलग सवाल है। बिल्कुल, सवालों में तो सवाल। हालात तो मतलब अलग अलग तनाजुर में इस सवाल का अलग अलग जवाब सबसे है। पहले सियासती हालात पे नज़र डालेंगे। जम्मू कश्मीर में सियासत हमेशा से चलती आई है और इंतज़ार किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बने। मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से चल रही है उसको लेकर आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये हुकूमत इस हुकूमत को अगर आप जज करें तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ये किस बुनियाद पे मैंडेट मिला है इस हुकूमत को। ये गवर्नेंस के बुनियाद पे नहीं मिला है। ये एक हारमोनियस म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस विथ बीजेपी गवर्नमेंट उस बुनियाद पे नहीं मिला है। ये बुनियाद, ये मैंडेट की जो बुनियाद थी इलेक्शन कैंपेन में, वो एक अग्रेसिव एस्पिरेशनल रेटरिक और नरेटिव था। बिल्कुल, कि कि आप हमें वोट दें, हम आपके लिए सिपा सालार बनेंगे, आगे निकलेंगे, बीजेपी से भी लड़ेंगे, हर एक चीज़ जो है पस मंज़र पे लाएंगे, हम 370 की बहाली की बात करेंगे और हम कहीं पे झुकेंगे नहीं। गवर्नेंस एस्पेक्ट पे भी बहुत बातें की गई, मैं खैर उसमें अब जाना नहीं चाहता हूँ कि गैस सिलेंडर इतना 1 दर्जन मिलेगा, फिर बिजली के मुफ्त, हाँ, मैरिज असिस्टेंस स्कीम इतनी हो जाएगी, जितनी पहली मिलती थी अब उतनी भी नहीं मिल रही है। बिजली वो 200 यूनिट। हमारे सीएम साहब ने कहा कि ये मीटर वगैरह का हम देख लेंगे, तो देख तो उनने लिया, अब उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इतना तो एलजी साहब भी मीटर नहीं करते थे। चोरी होती है बहुत। वो तो देखिए, चोरी इनके दादा ने बोला था एक बार, अगर आप हिस्ट्री देखें कि अगर कोई बिजली बिल लेने आए तो उसकी सीडी निकाल दें पोल के नीचे से। तो इनके मरहूम दादा साहब ने वो ये तरबियत दी है कि बिजली तो आपकी, आप फीस क्यों देंगे। अगर रेफरेंस ये मांगे मैं दे दूं। चोरी ये एक अलग सवाल है, चोरी होती है क्यों होती है। इससे बुनियादी पहला एक सवाल है कि जम्मू और कश्मीर पावर डेफिसिट स्टेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चोरी का इल्ज़ाम एक आम आदमी पे लगा सकता है, ये रिवायती सियासतदान आम आदमी पे नहीं लगा सकते, क्योंकि बुनियादी फेलियर इनका है, इनने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल कभी यहाँ का लोगों के लिए एक्सप्लॉइट नहीं किया और कभी इनने इस रियासत की बका के लिए, इस रियासत की इक्तिसादी खुद मुख्तारी के लिए यहाँ का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल खड़ा नहीं किया, क्योंकि अपने ऐशो याशी में हमेशा बिजी थे। तो खासकर मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि चोरी गैर मुनासिब है, आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बोल सकते। इनका घर खासकर इस तनाजुर में एक बड़ा शीशे का महल है, ये नहीं बोल सकते। इन्हीं की वजह से आज ये सूरत हाल है कि हम पावर डेफिसिट है। अगर चोरी का उमर अब्दुल्ला साहब बोलें तो उन्हें मतलब माजी में झांक लेना चाहिए। चलो, मैं उतना माजी में अब नहीं जाऊंगा। उन्हीं ने तो कहा, ये उन्होंने स्मार्ट मीटर को इतना स्टिग्मेटाइज किया, वो अपोजिशन में इतना इरिटेटेड थे कि वो हर एक चीज को स्टिग्मेटाइज करते थे। स्मार्ट सिटी गलत हो गई। आज जब सीएम बने हैं तो वो कहे ना, उनने श्रीनगर में क्या किया 1.5 साल में, जो अभी काम चल रहा है, जो हुआ है, वो सारा वही स्मार्ट सिटी का है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे टेन्योर का है।
विजिबली देखें। अगर वो चाहते हैं कि आरटीआई डिपार्टमेंट्स, लाइन डिपार्टमेंट्स की करें, मैं आरटीआई में दिखा दूं कि स्पेंडिंग कितनी कम हुई है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइंस उस टाइम के और उनके टाइम की कंपेयर करा दूं, और फॉर दैट मैटर पीडीपी गवर्नमेंट के टाइम पे। कि एलजी जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे, मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। देखिए ये कोई सेटअप उनके इलेक्शन के बाद नहीं बना। ही वॉलंटरली केम फॉरवर्ड टू कंटेस्ट इन दिस सेटअप, राइट। उनको ये पता था कि सूरत हाल कैसी है। पहले उनने जज्बात में आके बोला कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और उनने बड़ा कैंडिडली ये भी कह दिया कि बेबाकी से कह दिया कि मेरे पास कोई इख्तियारात होंगे नहीं तो मैं इलेक्शन क्यों लड़ूं। बिल्कुल। फिर उनके वो चमचे चपाटे हैं 3-4 रथ के रथ, उनने कहा यार हमारी तो नौकरी लगने वाली है, नहीं लगेगी। कौन चमचे चपाटे? वो तो ज़मीन से अर्श तक सबको पता है। तो उनको वो करियरिस्ट है, उन्होंने कहा देखो जी ये नहीं लड़ेंगे, अगर ये नहीं लड़ेंगे फिर हमारी पार्टी में कोई और सीनियर लीडर है, अगर वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो पार्टी खा जाएंगे। ये मोहिद्दीन शाह साहब के टाइम पे भी एक हिस्ट्री में एक ये अभी भी चल रहा है, उधर फैमिली एंटरप्राइज होती है। तो बहरहाल वो मेरा गर्ज नहीं है कहने का, तो he was convinced to fight these elections। पहले उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा बिल्कुल मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मेरे साथी कह रहे हैं कि हमें क्या जवाब है लड़ने का अगर आप नहीं लड़ेंगे। तो वो उनने वो अपनी चील हलाल कर दी और लड़ा। आई ऑल्सो कंटेस्टेड इन दैट इलेक्शन एंड लॉस्ट, मगर मैंने ये ड्रामा वगैरह किया नहीं, दिखे नहीं आप खास। मैंने वो आई डिडंट वांट टू कंटेस्ट। एंड पे मुझे कहा गया इलेक्शन से कुछ 1 महीना पहले कि आप यहाँ नहीं लड़ना, यहाँ हमें किसी को जिताने की ये है। तो वो आई डोंट, जाइए कभी लिखेंगे वो किताब अगर लिखी। तो मैंने जहां से आप लड़ना चाहते थे मुझे लड़ने नहीं दिया, कहा गया कि वहां से नहीं लड़ना चाहिए असेंबली इलेक्शन। हाँ, और मैंने लड़ने का वैसे भी कोई इरादा बनाया नहीं था। मैं हद से आया था, मैंने ये भी कहा था मैं सियासत से कुछ देर तक एक आई वांट टू स्टेप बैक। बिल्कुल। सो इन द लास्ट 15-20 डेज आई कंटेस्टेड, बट लेट्स नॉट गेट देयर। आई कंटेस्टेड इन द सेम सेटअप। इफ आई हैड वन, मैं कंप्लेन नहीं करता ना, क्योंकि मुझे पता थी ना, मैंने अगर आप कहीं नौकरी का इंटरव्यू देते हैं, आपकी नौकरी लगती है, आपको पहले ही वो बताते हैं देखिए जी तनख्वाह इतनी होगी, इख्तियार इतने होंगे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एक्सपेक्टेशंस ये होंगी, राइट्स ये होंगे, ड्यूटीज ये होंगी, वो तो इनको पता थी। बिल्कुल। तो अब ये व्हाई इज ही पासिंग द बक ऑन टू आइदर द राजभवन और द पीपल। ही शुड वो बार बार उमर साहब एक बात बहुत कहते थे कि यू नो यू हैव टू स्लीप इन द बेड यू मेक। तो ही इज चोजन दिस। अब he should deliver। I was the mayor for 4.5-5 years। बिल्कुल, I remember। पोस्ट 2000 pre-2019 एक अलग इख्तियारात थे मेरे पास। एक्ट अमेंड हुआ, एक्ट में एक अमेंडमेंट लाएगी, एक जगह लिखा था द कमिश्नर इज सबऑर्डिनेट टू द मेयर एंड द कॉर्पोरेशन, वो हटा के सिर्फ कॉर्पोरेशन रखा गया। कमिटीज चेंज की गई। Although post 2019 mayors of Srinagar and Jammu became ministers of state, but my powers were greatly diminished। So 2019 में I had to take a decision whether I will try to deliver or quit। When I chose that I will try to deliver, सही फैसला था या गलत फैसला था, उसके बाद मैं हर हफ्ते ये नहीं बोल सकता था देखो मेरे पास इख्तियारात नहीं है। लोगों को एक्सक्यूजेस से कोई लेना नहीं, they want you to deliver। स्टांस कहाँ पर चेंज हुआ है? इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौजूदा सरकार का क्या स्टांस था? इलेक्शन के बाद स्टांस कितना बदला? स्टांस तो यही था, मतलब एक एस्पिरेशनल मैंडेट था। गवर्नेंस की तो उन्होंने बात ही नहीं की। वो तो कैंपेन में कहते थे गवर्नेंस का मुद्दा ही नहीं है। ये लेन रेन डेवलपमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इशू ही नहीं है। ये इशू तो 370 का है। इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि ये तो असली सड़क नाली कोचे और पोल का मसला है। अब वो मिल भी नहीं रहे और वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो ना वहाँ के रहे ना यहाँ के मिले। वो कहते ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। तो अब एस्पिरेशनल एजेंडा भी अबैंडन हो गया। गवर्नेंस पे कंप्लीटली दे आर अंडर परफॉर्मिंग टू द एक्सटेंट दैट इफ वी आर वेरी ऑनेस्ट, और ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। 30 मार खान यहाँ पे कोई नहीं है। ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन प्री इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, गवर्नेंस वाज मोर इफेक्टिव देन दिस। अच्छा। हाँ, आई हैव वर्कड इन दैट सिस्टम। I might have differences with the LG, I might have differences with the administration, but एक हकीकत है कि governance dispensation was more effective।
अभी क्या ये कर रहे हैं, केएस ऑफिसर्स 4-4 दर्जन केएस ऑफिसर्स को ये 3-3 हफ्ते बाद ट्रांसफर करते हैं। वजह वो इंडस्ट्री है, किस चीज? ट्रांसफर इंडस्ट्री है। हमारी कश्मीर में पैसा सबसे कमाया बड़ी जाए। इंडस्ट्री टू ट्रांसफर, वही चमचे चपाटे उसमें लगे होते हैं, पैसा कमाया? रेट लिस्ट होता है, कितना? उनको पता होगी जो लेते हैं। अच्छा। लेकिन ये तो इनकी पुरानी खूबी है, वो जो है चमचे चपाटे ग्रुप, उनके पोर्टफोलियो असली है ट्रांसफर मिनिस्ट्री के। अच्छा। 40-40 ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, इख्तियारात कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। इतनी ट्रांसफर्स तो मुझे लगता है इनके आने से पहले पिछले 5 साल में नहीं हुई जितनी इनने 1.5 साल में कर दी। तो ये ट्रांसफर करना, लोगों को सियासी प्रिज्म में तंग करना, आपसे कोई एग्री नहीं कर रहा है उसको यहाँ से उठा के वहां भेज दो। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उनके हाथ में, तो केएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर कर रहे हैं। मुझे बोली उसमें कौन सा मुद्दा और मकसद है इतनी ट्रांसफर्स करने का? तो जहां तक अब लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो उनको पहले पता थी उनके हाथ में नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल होना चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट बहाल होना चाहिए। देन दे शुड हैव सेड जब तक स्टेट बहाल नहीं होगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखिए जब मेरा इलेक्शन हुआ 2018 में पहली बार इन्होंने बाइकआउट किया, मेरी डिसएग्रीमेंट वही हुई ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कि हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो फिर बाई इलेक्शन भी लड़ा उसी कॉर्पोरेशन में जब सलमान साहब आए। 21 कॉर्पोरेटर एनसी के जो प्रॉक्सी कॉर्पोरेटर थे उन्हें ऑफिशियली ज्वाइन किया, उमर साहब ने उनको माला पहनाई। एनसी के एक डिप्टी मेयर भी थे जिनको बनाने में मेरा एक हाथ था, क्योंकि मैंने बीजेपी के खिलाफ एक अलाइड अपोजिशन में उनको खड़ा किया बिल्कुल था। ठीक। उनको मेजॉरिटी वोट्स मेरे पड़े थे। अच्छा। तो इनके पीएचडी बनने से पहले मैंने एनसी के डिप्टी मेयर को वहां सपोर्ट एक्सटेंड किया था। लेकिन मुझे बोले तब इनने बाइकआउट किया ये बोल के कि जब तक हमें एश्योरेंस नहीं मिलेगी 370 पे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो स्टेटहुड में बोलते हैं ना इसमें, जब तक हमें एश्योरेंस पॉइंट ब्लैक एग्जैक्ट डेट नहीं मिलेगा, जब तक स्टेटहुड बहाल नहीं होगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इनकी ये वेवरिंग जो ये बेंचमार्क होते हैं, इनके जो सारे ये बैरोमीटर हैं चेंज होते रहते हैं, मॉरल बैरोमीटर। बॉडी लैंग्वेज कैसी लगती है उमर अब्दुल्ला की अभी के हिसाब से? देखिए मैं आई डोंट आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस पर्सनली अबाउट उमर साहब, बिकॉज मेरे वो बहुत करीबी दोस्त रहे। बिल्कुल, बहुत करीब थे आप। बिफोर पॉलिटिक्स आई हैव ऑलवेज considered him to be a very intelligent, perceptive human being. और हर एक में खूबी भी होती है, खामी भी होती है। मुकम्मल इंसान कौन है, उनमें भी बहुत खूबियां होंगी, बहुत रवैया खामियां बदल होंगी। गया है, हिसाब निजाम किताब। देखिए मेरे लिए सबसे अफसोसनाक ये बात है कि वो एक बहुत परसेप्टिव और ब्राइट इंसान है। एक टाइम पे हम सबको लगा वो एक जनरेशनल लीडर है, वो ट्रांजिशन पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसकी क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। वो कर नहीं सके, उनने किया नहीं। उनने वही वापस उनके जो वालिद साहब थे, उनके लीडरान जो हजरात थे, उनके बच्चों को आगे चलाया। अच्छा, नेपोटिज्म। उनने एक क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाई। सेकंड, एज अ जनरेशनल लीडर यू एक्सपेक्ट हिम टू बी नॉट जस्ट यंग एंड डायनेमिक इन एज एंड हाउ ही appears or how he behaves, but in his thinking, in his political thought। इस कौम ने इतना खोया है, 70,000 लोग यहाँ पे अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो यहाँ पे एक लीडर आपको ऐसा चाहिए जो सच बोले और लोगों की गमजोई करे। काफ़ी सारे नए एमएलएज बने हैं इस बार के इलेक्शंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात से हैं। सो मौका मिला है आपको लगता है ना? उनको शायद उनको खुद भी भूल गया उनके कितने एमएलएज हैं। मैं एक वो वीडियो में देख रहा था, उनको गिनती करनी पड़ रही थी और उस वक्त वो बड़ा खुश थे कि उनको गिनती करनी पड़ रही है, कोई एमएलए फोटो से बाहर नहीं रहा है। बट वही खुशी एक आयरनी में तब्दील हो गई है। आज एमएलए बेचारे खुद कहते हैं मुझसे बात करके उनके एमएलए कि शायद इनको भूल गया कि हम एमएलए हैं। उनके एमएलए आपको कॉल करते हैं? नहीं, उनके एमएलए दोस्त हैं मेरे, काफी कलीग्स रहे हैं। कहते हैं भूल गए इस चीज? हाँ, वो कहते हैं जैसे वो कॉर्पोरेशन में 74 कॉर्पोरेटर थे, हमें भी लग रहा है हम भी बहुत हैं, कुछ होता नहीं है हमारा। एक वो बेचारे आपके एमएलए हैं, उनको वो कोई डिमोलिशन ब्रिक किलिंग का हो रहा था उनकी कंस्टिट्यूंसी में, वो मुझे देख के उनको अफसोस हुआ कैसे घसीटे जा रहे थे वो। और ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रही है, अगले हफ्ते और 30 केस ऑफिसर ट्रांसफर हुए। वो एमएलए बेचारे अपने लोगों को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। और फिर एनसी में इंटरनल अपनी बहुत फ्रिक्शंस हैं, इश्यूज हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। जो आगा रूहुल्ला है इस वक्त,
और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के दरमियान बहुत इख्तलाफात हैं। हालांकि जब भी मैंने देखा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जब भी आगा रूल्ला की बात की जाती है तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बर्दाश्त नहीं कर पाते उनका नाम और उसी वक्त जवाब दे देते हैं, तल्ख जवाब देते हैं। सो इख्तलाफात कहाँ पर हो गए और स्टांस में कौन सही है? देखिए, इसका जवाब तो वो दोनों देंगे। जहाँ तक रूहुल्लाह साहब का स्टैंड है वो एक मॉरल स्टैंड है कि जो वादे किए थे उन पे डिलीवर करना ज़रूरी है। और जो एस्पिरेशनल एजेंडा जो मैंने आपको अभी तक कहा कि गवर्नेंस एजेंडा नहीं था, एस्पिरेशनल एजेंडा था, उस एस्पिरेशनल एजेंडा पे डिलीवर करने की ज़रूरत है। वो कोई भी इशू हो, स्टेटहुड का हो, लैंड राइट्स का हो, 370 का हो या रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का हो, तो उन सब मसलों पे इन्हें बिस्तर गोल कर दिया, बात उस पर खास हो नहीं रही है। तो अगर उनका कहना वो है कि वो अकाउंटेबल एनसी को इन मसलों पे करना चाहते हैं तो उनका मसला मॉरली तो ठीक है। अब उमर साहब का शायद इसमें एक अंडरस्टैंडेबल जो इंसान को लगता है, उनकी सेंस ऑफ इरिटेबिलिटी उसमें ये है कि उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा कि उनके मैंडेट पे वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। अच्छा। और उनकी पार्टी के लीडर हैं, तो वो पब्लिक डोमेन में उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। तो आई थिंक इट हैज़ नाउ बिकम अ क्लैश ऑफ ईगोज की so that's evident. But as far as the moral stand is concerned, Ruhollah Saab is right. He is asking questions which I think every Kashmiri should ask. अब उमर साहब उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी तंजीम में उनकी वो नहीं है, वो वर्किंग स्टाइल नहीं है कि वो बर्दाश्त करते जवाब देने लगे हैं, एमएलएस भी जवाब देने लगे हैं। हाँ, कल मैंने सुना जावेद राना साहब ने भी कहा है कि अगर इनमें गैरत है तो ये इनका कद क्या है, अगर गैरत है तो छोड़ दें। तो रूहुल्लाह साहब वापस उसको कुछ बोलेंगे, फिर वो वापस कुछ बोलेंगे, कोई और मिनिस्टर बोलेगा, 5-6 साल ऐसे निकल जाएंगे। तो ये वर्गलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही कहीं, बिजी रखें लोगों को? पता नहीं, अल्लाह ताला मालिक जानता है क्या ये है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ तक मुझे लगता है कि रूहुल्लाह साहब इज सिंसियर। अच्छा। आई डोंट डाउट हिज इंटेंशंस। आई माइट डाउट व्हाट द स्ट्रैटेजीज, हिकमत क्या है, बट एनीबडी कैन डाउट दैट। बट ही इज सिंसियर, ही इज ऑनेस्ट अबाउट व्हाट ही रिप्रेजेंट्स। वो उसमें ही इज ऑनेस्ट। बट चल रही है तू मैं, कभी कोई मिनिस्टर बोलता है, कभी एमएलए, कभी तो वो कल के एमएलए बोलते हैं जो अभी मतलब कल ही आए सियासत में, वो भी बोलते हैं कि देखो जी अगर गैरत है तो रिजाइन करें। कौन आगा। हाँ, तो वो उनका वो कह रहे हैं, कहने दीजिए। अच्छा, कश्मीर की आवाम जानना चाहती है कि हाउस अरेस्ट क्यों रखा गया और किसने रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हमारे हाथ में ही पुलिस महकमा या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो एलजी के हाथ में। अगर एलजी के हाथ में तो इसका मतलब ये है कि रिजर्वेशन का जो मसला है वो एलजी हल नहीं होने देते। किसने रखा आपको नजरबंद? किसने रखा आगा रूहुल्लाह मेहदी को नजरबंद? देखिए, मैं ये किसी से नहीं पूछने निकला कि मुझे किसने नजरबंद रखा। वो पता ही है किसने नजरबंद रखा। किसने रखा? अब टेक्निकली पुलिस किसके अंडर है और किसके अंडर नहीं है, ये जुवेनाइल बच्चों वाले सवाल हैं। एक कन्वर्जेंस हुआ होगा इलेक्टेड गवर्नमेंट में और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा। कन्वर्जेंस ऑफ थॉट हुआ होगा कि इनको जी बंद रखो। उमर साहब बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं इन सर्कल्स इन दिल्ली। अच्छा। तो इतनी तो उनकी चल जाती होती वहाँ के, हम 3-4 लोगों को बंद रख दिया, 24 घंटे बंद रहे हम। जब ऑन कैमरा तो खफा है ना उमर साहब एलजी से। हाँ, बट कभी चल भी जाता है ना, वो कहते हैं मौसम ठीक होता है, कभी बादल नहीं दिखते। हाँ। कभी सूरत हाल ठीक होती है, कभी आपस में मेल जोल भी होता है। अच्छा। और कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट कभी होता है। तो नजरबंद पुलिस ने रखा। पीछे कौन था? पीछे वो सबको पता है कौन था। आप बोलें, आप ये सोचे कि देखिए, बुनियादी सवाल तो पहले मैं अलाउ मी टू से दिस। बिल्कुल। स्टूडेंट रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन का वादा इलेक्टेड गवर्नमेंट ने किया। एब्सोल्युटली राइट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, लेकिन हकीकत बोलनी चाहिए। ना डरने का मतलब ये नहीं है कि आप हर दीवार के साथ जाके सर फोड़े। ठीक है। बॉल किसके कोर्ट में? इलेक्टेड गवर्नमेंट के। ठीक है, एब्सोल्युटली। इलेक्टेड गवर्नमेंट कहती है हमने जी कुछ मेमो बना के भेज दिया है। पहले बोला उस कैबिनेट मीटिंग में भेजा, अब बोला इस कैबिनेट मीटिंग में भेजा। मेमो एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन किस चीज का है? एक ग्रीवियंस का। ग्रीवियंस का सोल्यूशन ग्रीवियंस वालों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए ना।
है ना? बिल्कुल। आप किसी चीज पे धरना दे रहे हैं और आप एक सोल्यूशन तलब कर रहे हैं, वो सोल्यूशन जब दिया जाएगा आपको बोला जाना चाहिए ना कि आपके लिए जी ये सोल्यूशन दे रहे हैं, क्या ये ठीक है? सही है, बिल्कुल। आप पे थोपा नहीं जाएगा सोल्यूशन। तो अभी तक किसी स्टूडेंट बॉडी, पहले तो ये सिर्फ स्टूडेंट इशू नहीं है, ये एक एथनिक इशू है, एक कश्मीरी एथनिसिटी को सेकंड ग्रेड करने का एक मामला है, ताकि कश्मीरी एथनिक, कश्मीरी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो यहाँ के दफ्तरों में, यहाँ के कॉलेजों में 30 साल बाद दिखेगा ही नहीं। ये मैथमेटिकल है, आप मैथ लेके बैठे 30 साल के बाद कश्मीरी कहीं दिखेगा नहीं। तो ये सबका इशू है, ये सिर्फ स्टूडेंट बॉडीज का इशू नहीं है। लेकिन मुझे बोले, उमर साहब ने उस वक्त कहा कि आई विल कीप माय चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन विद द स्टूडेंट, जब वो धरना हुआ, किसके साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखी? किसी स्टूडेंट बॉडी को वो लाते, अम्ब्रेला ऑफ स्टूडेंट बॉडीज को लाते, वो चीफ मिनिस्टर है, 10 स्टूडेंट बॉडीज को लाते, बिठाते, हफ्ते को मुज़ाकरात उनके साथ करते, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन एंड मैग्नानिमिटी डिमांड्स, ही शुड हैव टॉक टू देम कि आपका लिस्ट ऑफ डिमांड्स क्या है, और इसको आके हम देखते हैं रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी में मेरे लिए क्या सही क्या है। और उसके बाद वो भेज सकते थे कैबिनेट मेमो। तो उन्होंने कहा नहीं हमें पता है हमें क्या करना है, हम किसी से डरते नहीं है और जबरदस्ती कोई काम नहीं करते। और दूसरा मसला, कमिंग ऑन द डिमांड साइड ऑफ दिस इशू, मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स मूव, अगर रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करनी है, द स्टूडेंट्स मूवमेंट विल हैव टू ऑर्गेनाइज इटसेल्फ बेटर। ये प्रोटेस्ट टू प्रोटेस्ट, डेडलाइन टू डेडलाइन, दिस इज नॉट हाउ इशूज आर रिजॉल्व्ड इन हिस्ट्री। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स मूवमेंट का बहुत ज़रूरी है। बाकी रियासतों में कैसे हुआ है, बाकी मुल्कों में कैसे हुआ है, स्टूडेंट्स मूवमेंट कैसे किसी कुछ ग्रीवियंसेस को रिड्रेस कराती है। एक क्लियर लिस्ट ऑफ डिमांड्स होना चाहिए कि ये नॉन नेगोशिएबल है। फिर एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स होना चाहिए जिसमें यू डोंट सेट entrenched positions but say that we need to talk about this. These two lists of demands should be put forth in the public domain. ये deadline to deadline or protest to protest is not the way to resolve this issue. So both from the protest end, जहाँ तक हम इसके लिए एहतिजाज कर रहे हैं या मांग रहे हैं, देखिए मैंने फैसला किया कि मैं स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है उसमें शमूलियत करूंगा अपनी हकीर हम्बल हैसियत में। मुझे नज़रबंद रखा गया। मैंने कभी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहा कि आप ऐसे कीजिए ऐसे नहीं कीजिए, लेकिन आई थिंक द टाइम हैज़ कम टू टेल देम दैट आई थिंक दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि वो क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, और एक कम्युनिटी बेस्ड अम्ब्रेला कंसेंसस बनाने की जरूरत है। कितना बड़ा मसला है। डॉक्टर्स को लाइए, एकेडमिशियंस को लाइए, वुकला को लाइए, ठीक है, स्टेक होल्डर्स को लाइए, एक्सपर्ट्स, फील्ड एक्सपर्ट्स को लाइए, और एक बड़ा फोरम और एसोसिएशन बनाइए, और वहाँ पे एक वाइट पेपर इजरा कीजिए कि हमने हफ्ते के बाद डिसाइड किया ये हमारा लिस्ट ऑफ डिमांड्स है, अगर इस शॉर्ट ऑफ दिस कुछ डिलीवर हुआ दैट विल बी अनएक्सेप्टेबल। नाउ इनने मेमो एलजी साहब को क्या भेजा, क्या नहीं भेजा, वो ये जाने, इनका अल्लाह जाने। व्हाट इज, देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एलजी इन दिस मैटर। क्यों? ये उनके डोर स्टेप पे जो ये शिफ्ट हो रहा है, ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लग रही है। अगर इनकी फाइल वहां अप्रूव नहीं हो रही, ये जाके धरना देना वहां पे, स्टूडेंट क्यों जाएंगे? इलेक्शन तो इनने लड़ा। अगर इनकी नौकरी में इतनी गैरत और वकार नहीं है कि इनके कागज दस्तावेज साइन होके नहीं आते, तो ये जाके रिजाइन करें, ये जाके धरना दे। स्टूडेंट्स को क्यों तोप के सामने आना है? राइट, एब्सोल्युटली। रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एलजी साहब के मैनिफेस्टो में थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो? एलजी साहब ने तो इलेक्शन लड़ा नहीं लड़ा। बिल्कुल। पहले जहां तक पूरा इंसान समझता है, जो भी ये बायलॉज वहां भेजते हैं, समझ आता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अंदर बात होती है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, कि इनको लिखना भी नहीं आता, ये इतने नॉन सीरियस हैं कि ये डिलेड, हर एक चीज डिले करके वहां भेजते हैं। वो परसों एज रिलैक्सेशन वाला मसला था, पता नहीं कहाँ सैर सपाटे में घूम रहे थे, ये वो हुआ नहीं एज रिलैक्सेशन मसला, एंड के दिन भेजा, आखिरी दिन भेजा। इतने क्या ये मसरूफ है अपने अयाशी में कि आखिरी दिन सरकार काम कर क्यों नहीं रही? इनने अभी तक हिस्ट्री में कब काम किया है? तो इससे इनका फायदा क्या है? अभी तक कब इनने काम किया है? ये तो हमेशा नॉन सीरियस ही माने गए ना। इनने हर एक बहरान जो इस रियासत पे है, इन्हीं ने लाया है ना। इलेक्शन नहीं रिग करवाते 87 में तो 89 नहीं होता। फिर इनने 96 के ऑनवर्ड जो इलेक्शन लड़ा, उसमें कौन सी डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस की इनने? तो इनने तो हमेशा चाहा है कि यहाँ पे नाउमीदी ही रहे, डार्क रेस रहे, स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस इमर्ज नहीं हो। लेकिन अगेन लेट मी कम बैक टू द रिजर्वेशन इशू। The expectation of delivery is from the elected government, not from the LG. LG साहब
इनकी फाइल कब भेजे कब नहीं भेजे, उसमें कौन सा नुक्ता निकले कौन सा नहीं निकले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार ने जिम्मा लिया था कि ये रैशनलाइज करेंगे रिजर्वेशन को, ये रैशनलाइज करके दें। अगर इनसे नहीं होता है ये रिजाइन करके बैठ जाए, एक नया इलेक्शन होगा, एक नए लोग जो आएंगे वो कोशिश करेंगे रैशनलाइज करने की। जाते हैं ना सर, बार बार इलेक्शंस होना, नुमाइंदे चुनना, किस पर भरोसा हाँ, किया तो जाए? लोगों का फटीग एक रियलिटी है, लोगों की होपलेसनेस भी एक रियलिटी है। फिर से नाउम्मीद हो गए लोग, इतने बड़े नंबर्स में जाके वोट डाला लोगों ने। आपको आज वो ग्राउंड पे पैशन दिख रहा है? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर से आज बात कीजिए, वो तो सर नहीं उठा पा रहे। बिल्कुल सही है वो मायूस से सर नीचे रख के वो बात करते हैं आपसे। पहले तो वो खुद आज साइड लाइन हो गए। ये जब इक्तिदार में आते हैं, बरसरे इक्तिदार, ये अपने लोगों से पहले बदतमीजी करते हैं। सो हाउ डू यू सी द इनॉग्रेशंस जो आजकल की जा रही? यार ये जावेद, मुझे बड़ा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। यहाँ फुटपाथ्स की भी इनॉग्रेशन हो रही है, नलकों की भी इनॉग्रेशन हो रही है, ट्रांसफार्मर्स की भी इनॉग्रेशन हो रही है। मैंने अपने मेयर्स टेन्योर में एक स्टैंडर्ड बनाया था, आई थिंक बिलो 1 और 2 करोड़ प्रोजेक्ट की मैं खुद इनॉग्रेशन नहीं करूंगा और ना ही स्टोन लगेगी। 13 लाख, 10 लाख, 8 लाख की पटरी कहाँ बन रही है, उस पर रिबन कट रहा है। 8 लाख की पटरी पे 1 लाख का इनॉग्रेशन पत्थर लग रहा है। प्राइवेट इनॉग्रेशन भी बहुत हो रही है। और वो जो ब्रिज नहीं बने वो अभी के नहीं बने हैं, 1.5 साल के। हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक हिस्ट्री में ब्रिज बनाया है, वो मुझे शौक था बनाने का, कोई बना नहीं रहा था। वो महजूर नगर जवाहर नगर ब्रिज था। मैंने 13 महीने उसकी कंप्लीशन टाइमलाइन रखी थी। वो बहुत मैसिव ब्रिज है वो, और मुझे बड़ा दुख है कि वो 20 महीने में तैयार हुआ। लेकिन ये दिखाया ना, पिछले 20 महीने मैंने कौन सा ब्रिज स्क्रैच से एंड तक बनाया। इनके भी 16-17 महीने हो गए शायद। क्या किया? गवर्नेंस में फेल, पब्लिक आउटरीच में फेल। आपका जो यूथ है, एक आम नौजवान है, एक तो वो रिजर्वेशंस के हिसाब से नौकरियों में उसको पता है उसका कहीं लिस्ट में नाम निकलना नहीं है, नंबर भी आए निकलेगा जी। दूसरा एस्पिरेशनल एजेंडा, उसका जो पॉलिटिकल उसकी एस्पिरेशंस थी उसको आपने अबैंडन कर दिया। आप उठ के चले गए इतने अपॉलोजेटिक बॉडी लैंग्वेज से। यहाँ पे आपको इरिटेशन होती है, यू हैव अ फ्राउन ऑन योर फोरहेड। वहाँ पे आप खुशी खुशी शॉल डाल रहे थे। चलिए होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर छोड़ दीजिए, वो तो ठीक है। आप निशिकांत दुबे जी के घर भी चले गए शॉल डालने। वो देखिए पार्लियामेंट में मुसलमानों के बारे में क्या बोलते हैं, उनके घर चले गए शॉल लेके। मुझे लगता है कुछ ही हफ्ते, 1 हफ्ता पहले उन्होंने मुसलमानों को पार्लियामेंट में अच्छी खासी सुनाई थी, डेरोगेटरी रिमार्क्स। वहां भी चले गए शॉल लेके, कानी शॉल, और टॉप क्लास कानी शॉल। तो नौजवान बेचारा हैरान, वो कहते हैं वो शेर कहाँ गया जो कहता था मैं इंतकाम लूंगा। ये तो शॉल लेके जा रहे हैं इंतकाम लेने। फिर कहा देखो जी बादल नहीं है आज आसमान में, कितनी खुशकिस्मती है। फिर ट्रेन की इनॉग्रेशन में कहा देखिए मेरी सुपर सेशन हो गई, एलजी साहब तब प्रमोशन हो गई, मेरी डिमोशन हो गई। ये तो अपनी ग्रेड इंप्रूवमेंट मांग रहे हैं, ये तो रेगुलराइजेशन अपनी मांग रहे हैं। हमें लगा था हम डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन करेगी हुकूमत, ये तो कहते हैं हमें करो प्रमोट। एमएलएस की तनख्वाह लेट अस बी वेरी, मांग रहे हैं तनख्वाह बढ़ाना, कहते हैं 3 लाख दो तनख्वाह। किस सूरत हाल में, मातम की हैसियत में ये असेंबली बनी है। घर हमारा उजड़ गया। दिस असेंबली, इलेक्शन ऑफ दिस असेंबली इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट। बिल्कुल। ये कहते हैं हमारी तनख्वाह 3 लाख बढ़ाओ। पहले ही नई स्कॉर्पियो लाई 60-70, हर एक एमएलए को एक नई स्कॉर्पियो। फिर फॉर्च्यूनर है 8। मैं भी मेयर था, आई वाज ऑफिशियली एंटाइटल्ड टू न्यू व्हीकल्स। मैंने कोई, आई नेवर अलाउड परचेज ऑफ अ न्यू व्हीकल ड्यूरिंग माय 5 इयर्स। पैसा था, आया पैसा सरकार से। आपके टेन्योर में काफी ज्यादा नई मशीन्स भी लाई गई थी मैंने, लेकिन मेयर सिटिंग व्हीकल में वही यूज कर रहा था जो 15 साल पुरानी थी। मैंने वो पैसा ऑफिशियल जाइए एसएमसी में देखिए, मैंने कहा वो जो पैसा गाड़ियों के लिए आया है वो स्नो प्लाउ मशीन लाने के लिए डालिए, वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मशीन के लिए लाई जिससे शहर को बका हो। मैं पुरानी गाड़ी में बैठ सकता हूँ। तो ये बादशाह लोग हैं। एक बादशाह के खिलाफ इनने लड़ा, हरी सिंह साहब के खिलाफ। अच्छा। तो कश्मीरियों को बोला कि ये शख्सी राज के खिलाफ लड़ाई है। हमें बाद में पता चला ये शख्सी राज को दूसरे शख्सी राज से बदलने की लड़ाई थी। अब वो शख्सी राज की आज 4थी पुश्त चल रही है। हाल ही में उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है दिल्ली में इंटरव्यू देते हुए कि पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सबसे ख़ास हैं, और यूटी होते हुए भी वो चाहते तो जम्मू कश्मीर को घुटनों के बल गिरा सकते थे, उन्होंने नहीं गिराया, इसीलिए यही बात उन्हें ख़ास ठहराती है। देखिए
मैं तनकीद करना नहीं चाहता उमर साहब की, नहीं आप अपना इजहार ही कर दें। पर्सनली मेक्स योर ब्लड बॉयल। इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है और उनकी गलती नहीं है, उनको आदत नहीं है सुनने की, क्योंकि उनके इर्द गिर्द यस-मैन है। वो कॉफ़ी में दूध डालें तो वो भी डालेंगे, वो नहीं डाले वो कहेंगे दूध नहीं डालना होता, वो चीनी डालेंगे ये भी डालेंगे, वो नहीं डालेंगे बोलेंगे चीनी नहीं डालनी होती। तो इनको बिकॉज ऑफ दैट आदत नहीं रही है टू फॉर समबडी टू पॉजिटिवली टेल हिम दैट ही इज ऑन द रॉन्ग पाथ। I hope he understands that what he is doing, how he is behaving is completely against his interests, both political interests and how history will remember him. He should behave like a statesman. These things don't suit him. हमें जी हमारी रियासत जी गरीब है, हम डिपेंडेंट है फंड्स के लिए, फिर हमारे फंड्स रोक सकते थे। What is he trying to say? That federal responsibilities, budgetary responsibilities जो एक फेडरल गवर्नमेंट की हैं, वो कोई बेनेवलेंस है जम्मू कश्मीर के लोगों पे? और हम गरीब क्यों हैं उस पर भी जाए ना। हम 30 साल से इन हालात से जूझ रहे हैं, इसलिए हम गरीब हैं। नहीं तो हम गरीब हम क्यों होते हैं रेवेन्यू? और अगर हम बजट डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, उसकी जवाबदेही पहले ये दे। 30-40 साल इन्हें हुकूमत की है, हम क्यों है रेवेन्यू डेफिसिट? इनकी कहाँ है इंडस्ट्रियल पॉलिसी? कौन सा इकोनॉमिक इम्पेटस इन्हें प्रोवाइड किया J&K को? इनने अपने घर बनाए, अपने रिश्तेदारों को लीज प्रॉपर्टीज दी, बट वेयर डिड कश्मीर एडवांस एंड डेवलप? तो अगर ये गरीबी का ताना कोई हमें देता है, वो भी इनकी वजह से है। और फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि हर स्टेट को बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाए। ये कहना इनका, उनने जो पोर्ट्रे किया, अच्छा देखिए दूसरे दिन बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल्स गए, देखिए जी ममता बनर्जी क्या कह रही है, स्टालिन क्या कह रहा है, हिमाचल का चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे, देखिए जी उमर अब्दुल्ला ने हमें सर्टिफिकेट दे दी, हलाल सर्टिफिकेट। बेचारे वो चीफ मिनिस्टर, वो मिनिस्टर वहां के चीफ मिनिस्टर जी, बुरा लगता है मुझे उनका, वो जद्दोजहद कर रहे हैं। वो बेचारी ममता बनर्जी रोज लड़ रही होती है, वो हिमाचल का चीफ मिनिस्टर लड़ रहा होता है, स्टालिन लड़ रहा होता है, तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर लड़ रहा होता है। ये निकले, इनने हलाल सर्टिफिकेट दे दी बीजेपी को। और एज India's only Muslim majority state, province, and India's only Muslim chief minister, he gave a certificate of halal to the BJP government. Why do you think? Obvious reasons. आपको क्या लगता है? खुशामद है? आपको नहीं लगता है खुशामद है? Hand on your heart, आपको नहीं लगता है खुशामद है? इसलिए इनने इलेक्शन लड़ा था कि ये तारीफ करें कि हमारे फंड बंद नहीं किए तो हम जी शुक्रगुजार हैं। वो जुबान हम कहां से लाएं कि हम शुक्र अदा करें? क्या इसलिए वोट इनने हासिल किए? इनकी तकरीरें सुनिए आप। हाउ डिड दे रेफर टू द बीजेपी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोस? कहा कि हमें जी पैसा वैसा नहीं है, स्कीम्स वीम से कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट से कुछ नहीं होगा, वहां पर तारीफ करेंगे। और मैं बाकी सियासतदानों के जैसा नहीं हूं कि मैं तारीफ ना करूं। तो इलेक्शन कैंपेन में तारीफ करनी थी ना, वहां पे तो सिर्फ तनकीद की। उस वक्त भी वैसा ही सियासतदान होना था कि इलेक्शन कैंपेन में भी तारीफ करनी थी मोदी जी की, फिर देखते सीटें कहां से आती। वहां पे तो इनने अपनी टेंडेंसी टू बी डिफरेंट पॉलिटिशियन सप्रेस कर दी। वहां पे तो ये सुपरमैन बने थे। इलेक्शन कैंपेन में क्यों नहीं इनने तारीफ की मोदी जी की? अगर की होती शायद वो वेव ना बनती, लोग गुमराह ना होते। तो अगर तब उनने तारीफ की होती तो मैं आज की तारीफ भी इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव मानता। 2018 में 16 में यही हालात बने। हाँ, तो उस वक्त में भी जो सरकार बनी थी टूट गई, फिर सेंटर हावी हो गया। तो इस वक्त में अगर ये सरकार टूटती है तो कैसा हिसाब बनेगा? नहीं टूटेगी क्यों? इनके पास नंबर्स हैं। नहीं टूटेगी। कैसे टूटेगी? वो सिंपल मेजॉरिटी है। रिजाइन दे दें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, वो आखिरी साल देंगे। ये वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अच्छा, वो आखिरी साल देंगे। फिलहाल थोड़ा एंजॉय करेंगे स्पॉइल्स ऑफ पावर को, एंड पे बोलेंगे कि अब जी मैं फिर से एंग्री यंग मैन बन रहा हूँ और अब मैं लड़ूंगा बीजेपी के खिलाफ आखिरी इलेक्शन के साल में। फायदा होगा उस वक्त। हम बड़े सीधे साधे लोग हैं। कश्मीरी हमेशा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, दिक्कत है कि कश्मीरी एंड वक्त पर ये बड़ा मजलूम बन जाता है और तरस खा लेता है। हम बड़े गलिबल लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। और दूसरी एक हकीकत भी ये है कि सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स यहाँ बड़ा पोल्यूट हो गया। स्लोगन ऑफ चेंज यहाँ एक अब्यूज बन गया। अच्छा। और जो भी ऑल्टरनेटिव्स इमर्ज होने लगे उनने अपने आप को एट अ डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली नहीं रखा।
they started being seen as king's parties. तो कश्मीरी भी बेचारा मजबूर हो गया. बीजेपी पीडीपी ने वहाँ बीजेपी से अलायंस की थी, वो गुनाह अपना अभी साफ नहीं कर पाए. उन कश्मीरियों के पास कोई ऑल्टरनेटिव लास्ट इलेक्शन में बचा नहीं. अच्छा, कहा चलिए इनको एक और बार आजमाई लेते हैं. अच्छा जैद साहब, एक जम्मू वालों को इस बार बड़ा खुश किया है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने. एक अच्छा होनहार पढ़ा लिखा डिप्टी सीएम दिया है, सुरेंद्र चौधरी. माशाल्लाह. ठीक है, तो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है. वो पीडीपी वालों ने भी उनको एमएलसी बनाया था, होनहार थे, पढ़े लिखे थे. फिर बीजेपी वालों ने भी उनको लीडर बनाया. लॉलीपॉप ये चीज़ें, आज वो कद जो था, म्यार जो था एक सियासत. नहीं, ये तो बदकिस्मत बातें हैं, ये नेम कॉलिंग वगैरह. बट ठीक है, दे थॉट दैट दे वांटेड टू गिव बीजेपी ये जम्मू रिप्रेजेंटेशन तो उन्हें दी. अच्छा, आपके एनालिसिस क्या कहती हैं आने वाले 2 सालों में क्या तब्दीली आ सकती है? तब्दीली इन द सेंस कैबिनेट में क्या कुछ रुझान होगा? पहले ये कैबिनेट तो अपना पूरा करें. अच्छा, उसमें दूसरी मुसीबत है, इनने पब्लिकली 30-40 लोगों को वादा किया आपको मिनिस्टर बनाएंगे. अच्छा, बचे अभी 2-3 पोर्टफोलियो है. अब बेचारे ये थोड़ा कंफ्यूज हैं कि किसको दें, झूठ किससे बोले और वादा बराबर किससे करें और तोड़ें किससे. कांग्रेस की हिस्सेदारी है जम्मू कश्मीर में? अकॉर्डिंग टू कांग्रेस है, अकॉर्डिंग टू एनसी नहीं है. कांग्रेस एक अपेंडेज बन गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की. यहाँ उनने अपना थ्रेशोल्ड ऑफ डिग्निटी बहुत कम कर दिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट. अच्छा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो हर एक ठोकर के बाद कहते हैं कि नहीं जी हम फिर भी लार्जर इंटरेस्ट में साथ हैं. लार्जर इंटरेस्ट ये है कि वो एमएलए 5-6, अगर अलायंस नहीं होती वो नहीं बनते एमएलए. अब उनकी ये एक उनका इंटरेस्ट होगा कि हमारे बच्चे बने एमएलए के बाद. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एनसी का एक सबऑर्डिनेशन वाला रोल प्ले करते रहें. कुर्ता पकड़ के रखें. हमारी भी निकल जाएगी इसके साथ. तो कांग्रेस का जो एजेंडा है, ये देखें ना कितना ह्यूमिलिएट किया चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस को. इंडिया अलायंस की तनकीद कोई चीफ मिनिस्टर अपोजिशन ब्लॉक का नहीं करता है, ये करते हैं. बिल्कुल. तारीफ कोई नहीं करता है प्राइम मिनिस्टर की, ये करते हैं. उसके बावजूद यहाँ हमारे 5-6 कांग्रेस के लीडर, ये एक टीम, वो एक होती है मेन स्पोर्ट्स टीम, फिर होती है ना एक टीम ए, टीम बी, कोल्ड्स, फिर एक स्कूल में होता है कोल्ड्स होते हैं अंडर 14 जो होते हैं, जो खेलते हैं टीम ट्रायल्स. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोल्ड्स टीम बन गई है, जो नेशनल एजेंडा है कांग्रेस का. और इस सूरत हाल में कांग्रेस का एजेंडा वॉज मोस्ट सूटेड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि एटलीस्ट कांग्रेस कैन नॉट बी ब्लेम्ड टू बी टाइड अप विद द बीजेपी. दे आर अबाउट दैट सस्पिशन. लेकिन उनकी प्रायोरिटी ये है कि उनके जो 5-6 यहाँ लीडर हैं वो एमएलए बने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस करके. दैट इज द प्रायोरिटी. आप देखिए राज्यसभा में उनके साथ क्या बर्ताव हुआ. दे डिमांडेड अ सीट, दे वर नॉट गिवन अ सीट, एंड देन दे स्टिल वेंट एंड वोटेड. और वोटिंग के बाद अंदरूनी जहां सब बातें होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले शक सिर्फ कांग्रेस के एमएलए पे करते हैं कि तुमने क्रॉस वोट किया. अच्छा, हुर्रियत के बारे में बात करेंगे. हुर्रियत एक वक्त में ऐसा निज़ाम था जहाँ पर हुर्रियत के कैलेंडर चलते थे, और उस हुर्रियत का एक ज़र्रा सा हिस्सा रहा था. मीरवाइज़ उमर फ़ारूक की बात करते हैं हम, तो ट्विटर पे उनका एक निशान था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हुर्रियत के वो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं. तो वो निशान हट जाता है ट्विटर से, तो एक शोर उठ जाता है कि ये क्या चल रहा है या होने क्या वाला है. तो कैसे देखेंगे आप इसको, क्योंकि काफ़ी लीडर तनकीद कर रहे हैं, काफ़ी लीडर्स अपना ओपिनियन दे रहे हैं. सो ओवरऑल जो है अभी क्योस बना हुआ है, होने क्या वाला है? देखिए पहले तो लोग तनकीद नहीं कर रहे हैं, आम इंसान तनकीद नहीं कर रहा. तनकीद कुछ पॉलिटिकल क्वार्टर से आ रही है. दूसरी बात, मीरवाइज साहब ने खुद उसकी वजाहत की कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रही. मेरी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ जो थी, अपॉर्चुनिटीज, वो मुझसे ली जाती. मेरे सोशल मीडिया अकाउंट सारे would have been taken down because हुर्रियत has been declared as a banned organization. To preserve my ability that मैं लोगों के साथ बराह रास्त जुड़ा रहूं, इस सूरत हाल में जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, उनने उस बायो को हटा दिया. और उन्होंने कहा भी है कि इट्स अ हॉब्सन्स चॉइस, जहाँ पे वो चॉइस हो ही नहीं कोई. इट्स दैट चॉइस वेयर यू हैव नो चॉइस. बट आई थिंक इट शुड हैव बीन लेफ्ट एट दैट. दबाव में आकर किया होगा ये सब यार, ऑब्वियसली दबाव में किया होगा. तो मीरवाइज उमर फारूक पर दबाव डाला गया कि आप हुर्रियत का ये टैग हटाएं अपने ट्विटर से.
तो उनने तो खुद कहा है, वो हॉब्सन्स चॉइस, दबाव डाला होगा। कश्मीरी पे दबाव डालना बहुत आसान है, लेकिन जब किसी कश्मीरी पे दबाव डाला जाए, दूसरा कश्मीरी उस सिचुएशन को समझना चाहिए, उससे एम्पथाइज करना चाहिए। हमारी एक सबसे बड़ी बुरी आदत और बुरी एक बदकिस्मती रही है कि हम आपस में एक दूसरे की इज्जत उछालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो भी गद्दार, ये भी गद्दार, वो भी गलत, ये भी नाफहम, ये भी कॉम्प्रोमाइज्ड, वो भी डबल एजेंट, आपस में एक दूसरे की पगड़ी उछालते रहते हैं। और इसका फायदा किसको होता है? हम ओवरऑल डिस्क्रेडिट हो जाते हैं, मुल्की सतह पे भी हम डिस्क्रेडिट हो जाते हैं, लोग भी नाउम्मीद हो जाते हैं जब लोग देखते हैं कि हम कितनी आपस में ये एक दूसरे इख्तिलाफात रखते हैं। इख्तिलाफात तो ठीक है, लेकिन तू मैं गाली गलोच तो वो भी होते हैं। देखिए, मेरी डिफरेंसेस मीरवाइज साहब के साथ रही है। जो ये तंजीम आज उनकी तनकीद कर रही है, वो निकले ये फेक अकाउंट से, पुराने जो मेरे स्टेटमेंट्स थे मीरवाइज साहब के खिलाफ वो शाया कर रहे हैं। मैंने जब अयूब पंडित का मसला हुआ, आई वॉज वेरी एंग्री, आई पब्लिकली डिसएग्रीड विद बिल्कुल। आई सेड इट वाज योर रिस्पांसिबिलिटी, राइट और रॉन्ग, आई सेड इट ओपनली। पॉलिटिकली मैंने अपने व्यूज हमेशा क्लियर किए हैं एंड दे आर देयर फॉर द रिकॉर्ड। और मैंने परसों भी एक बयान इजरा किया कि फ्रॉम समबडी जिसने डिसएग्री किया है मीरवाइज उमर फारूक साहब के साथ, आपको ये समझने की जरूरत है, 17 साल के थे वो जब उनके वालिद को वायलेंटली असैसिनेट किया गया। यहाँ का सेंटिमेंट उनने इन्वेंट नहीं किया, उनने उस मेंटल को इनहेरिट किया। और बाकी वो भी बाकी किसी मुल्क में बाहर जाके पढ़ सकते थे, एक नॉर्मल करियर हो सकता था, तो बैठे यहाँ पे, राइट और रॉन्ग, ही पुट हिज एक्शंस वेयर हिज कन्विक्शन इज। तो क्या दबाव डाला होगा? अब आप मेरी बात सुनिए, अब सबके शीशे के गने, कौन उनकी तनकीद करेगा? यहाँ पे किसने एवोल्यूशन नहीं किया है? सबका एवोल्यूशन हुआ है। कोई उसको लर्निंग कर्व कहेगा, कोई एवोल्यूशन कहेगा, लेकिन जब मीरवाइज साहब को रियलिटी को असेस करके एक ट्विटर बायो हटाना पड़ा, तो हमने सबने अपने खंजर निकाल दिए। खंजर निकाल दी। लेकिन आप मुझे बोलिए, खंजर वो कैसे अपने हाथ में निकालेगा जिसने खुद एवोल्यूशन किया हो, खुद अपनी पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल जर्नी में जिसका लर्निंग कर्व हो? और ये देखिए, बड़ा आसान है, आप उससे लड़े जो वापस लड़े, जो चुप करके वहां से बैठा है, आप इज नॉट रिप्लाइंग टू कांस्टेंट पर्सनल अटैक्स, उससे लड़ना मर्दानगी नहीं होती। अच्छा, लड़ना उससे चाहिए ना जो वापस लड़े आपसे। ये किसी को हरास करना, कश्मीरी कहते हैं जीर तुर्क देना, दिस इज नॉट लीडरशिप एंड इट शुड नॉट बी डन। कश्मीरीज की बहुत प्रायोरिटीज हैं, इसके अलावा आपके पर्सनल ये क्या है। देखिए, मैंने जब इलेक्शन लड़ा, मैं मीरवाइज साहब के पास नहीं गया कि मेरी जेडीबल में मदद करें। मीरवाइज साहब से पूछिए आप, आई डिड नॉट अप्रोच हिम, बिकॉज उनकी सियासत अलग है, मुझे उसको रिस्पेक्ट करना है, मेरी अलग थी, आई वाज इन द मेन स्ट्रीम। बट अब अगर कोई उनके पास तब गया और मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूंगा और वहां पे उनसे उम्मीद की कि वो उनकी मदद करे, और उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, मेरी अपनी सियासी कन्विक्शन है, मैं ये नहीं कर सकता, तो अब वो कीना दिल में रखे हुए, वो बुग्स दिल में रखे हुए, वो बार बार उसको बाहर लाना। प्रेशर किसका है? सेंटर का प्रेशर, जिस पे कश्मीर, हर एक कश्मीरी पे जिसका प्रेशर है, जिस पे आपका भी है, मेरा भी है। आप करिए ना एक स्टोरी थोड़ी इधर उधर, आपको समझ आएगा प्रेशर किसका है। आप थोड़ी स्टोरी इधर उधर कीजिए, एक दिन आप पे जिनका प्रेशर आएगा उन्हीं का प्रेशर आया होगा सब पे। वो सब पे प्रेशर है, वो सूरत हाल है, वो सर्कमस्टांसेस है इन विच वी लिव। बट इस मीरवाइज के इंस्टीट्यूशन का सर्वाइव होना बहुत जरूरी है, चाहे आप इसमें बिलीव करें या ना बिलीव करें। एक ओरिजिनल कश्मीरी इंस्टीट्यूशन है, सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आपका ये भी चला गया, पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी चली गई, पॉलिटिकल स्टैचर भी चला गया, राइट्स भी चले गए, अब मीरवाइज का इंस्टीट्यूशन भी आप कहते हैं कि सर्वाइव ना हो, मतलब ये लोग शायद तब खुश होंगे जब मीरवाइज साहब खुदा ना खास्ता जेल पहुंचे, इनका सैडिस्टिक प्लेजर उसमें डिराइव होगा। कश्मीरी को क्या फायदा होगा उससे? मीरवाइज साहब शुड कंटिन्यू टू एंश्योर दैट ये इंस्टीट्यूशन फ्लरिश हो, सर्वाइव हो फॉर पोस्टेरिटी, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। उन पे सबसे बड़ा एक फर्ज उनका ये है कि जो उनकी ये लेगेसी है बरकरार, सोशल और रिलीजियस लेगेसी, उसको बरकरार रखें इस कौम की सोशल और रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए। तो जो लीडर्स पीछे पड़े हैं अपने ही लोग हैं, बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, कत्लो गारत करवाया, सियासत की, या फिर बाकी और मजीद ऐसे स्टेटमेंट्स हैं। सो उनका कत्लो गारत मीरवाइज ने नहीं करवाई। कत्लो गारत उनकी कहाँ वो मिलिटेंट तंजीम के थोड़ी सरबराह, कई सारे ऐसे उनकी तो नॉन वायलेंट एक ये था,
I have always disagreed with the politics of separatism. But ये कहना कि जिसने अपना वालिद खोया हो, जिसने हमेशा नॉन वायलेंस एडवोकेट की हो, पीसफुल मीन से डायलॉग एडवोकेट किया हो, इंडिया सॉवरेन मीटिंग्स हुई हो इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स से और डिमांड किया हो कि नेगोशिएशन एंड डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड, उनको ये कहना कि आपने लोग मरवाए, ये बड़ा एक ओवर सिंप्लीफाइड एक एक्यूजेशन है, नाजेबा एक्यूजेशन है. लोग यहाँ people died because of a sentiment which could have been handled better. इनका क्या मकसद और है? ये सबने मिसहैंडल किया ना. इस चलती गंगा, बहती गंगा में सबने हाथ धोए. बिल्कुल. अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ किस किसने हाथ धोए, सबने हाथ धोए हैं. धोने के बगैर कौन रहा यहाँ? सबने ही हाथ धोए ना इसमें. तो इन पे ये करना, मैं हुर्रियत could have had a better strategy, should have evolved with time, didn't. उनके अपने realities और compulsions होंगे, but to blame it on the Mirwais is highly unfair. ये जो उनको टारगेट किया जाता है, ये बड़ा ही it's in a very bad taste, बेतुका है, bad taste में और politically motivated. दूसरा मसला है जी उनकी सिक्योरिटी है. वो दूसरा एक बुग्स है, मेरी भी सिक्योरिटी है, जो उन पे तनकीद कर रहे हैं उनकी भी सिक्योरिटी है. यार किसी की जान बचाई जा रही है, somebody's father has been assassinated. तो वो सब लोग ये सोच रहे हैं जी, कमाल की बात है, खतरे में क्यों है, उन्हें सिक्योरिटी क्यों है? उनके वालिद को किसने शहीद किया? मीरवाइज मौलवी फारूक साहब को किसने असैसिनेट किया? मीरवाइज साहब की असैसिनेशन की बरसी पे शहीद अब्दुल गनी लोन साहब को नहीं असैसिनेट किया? तो कहते हैं हालात ठीक है ना. तो जो कह रहे हैं हालात ठीक है, उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो पहले अपनी कर देना सरेंडर. Let them start with themselves. उनको सिक्योरिटी की जरूरत है. चलो वो सियासत मीरवाइज साहब को नहीं है, तो वो लिख के दें कि मीरवाइज साहब हैज नो थ्रेट. मैं लिख के देता हूँ. जिनको बुग्ज है, हसद है या ऑब्जेक्शन है उनकी सिक्योरिटी से, वो लिख के दें कि नहीं इनको कोई थ्रेट नहीं है, मैं लिख के देता हूँ. कोर्ट में एफिडेविट दें कि उनको कुछ होगा तो ये जिम्मेदार है. और these are small petty things. How does it matter? His life is secured. Everybody has a right for his life to be secured. His life is being secured. Do you want his life to not be secured? आप चाहते हैं खुदा न खास्ता उनके साथ कोई साने हो? नहीं, मैं नहीं चाहता. ये कोई और चाहता है, फिर वो बोलें कि वो चाहते हैं. तो ये देखिए, ये they should stop doing all these things, saying all these things. हाँ, पर्सनल अगर कोई grievances है, पर्सनल grievances है, पर्सनल सेंस ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट है, पर्सनल सेंस ऑफ कोई वेंडेटा किसी का है, लेट दैट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सनल स्फेयर. अब आप जब उसको पॉलिटिकल स्फेयर पे ला रहे हैं, आप एक कश्मीरी को मायूस कर रहे हैं. कश्मीरी उठा के अपना हाथ अपने मत्थे पे मारता है, कहता है देखो हमारा घर जल रहा है, हम बर्बाद हो गए और ये किस बात में लगे हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे की इज्जत उछाल रहे हैं. सो इट्स वेरी बैड, इट शुड स्टॉप. आई हैव नो पॉलिटिकल ट्रैक विथ मीरवाइज साहब. उनकी सियासत अपनी जगह, मेरी अपनी जगह, बट एक मजहबी रहनुमा को ऐसे टारगेट करना और उसके पीछे नमाज पढ़ना यहाँ की कलेक्टिव सेंस ऑफ डिग्निटी के खिलाफ है. इट इज़ एन अफ्रंट एंड एन असॉल्ट ऑन द कलेक्टिव डिग्निटी ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स. ये नहीं करना चाहिए. मैंने उनके खिलाफ कभी बयान दिए बहुत पहले, मुझे भी नहीं देने चाहिए थे. आप मानते हैं गलती हुई है? बिल्कुल नहीं देने चाहिए थे. आप गलती मान रहे हैं? बिल्कुल. आई केम इनटू पॉलिटिक्स, आई वाज इन माय 20s. नहीं, गलती मान रहे हैं आप? बिल्कुल मान रहा हूँ, नहीं देने चाहिए थे. मैं तो गलती मानना, तो जो इंसान गलती ना माने वो इंसान कहाँ है? तो किसी के कहने पे दिए थे या फिर खुद ही दिए थे? वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो कहते हैं कि ये जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन थे, हमारे कहने पे नहीं दिए, खुद दिए, वो भी किसी दिन मैं बताऊंगा. तो आज क्यों? लेकिन आज क्या लेकिन यार एक ही इंटरव्यू में थोड़ा बोलेंगे सारा, फिर आप बाकी इंटरव्यू कहाँ लोगे? नहीं बोलना चाहिए था. Our family is associated with the Mirwais family since generations. We know कि इस फैमिली की कंट्रीब्यूशन श्रीनगर में, कश्मीर में, चिनाब में, जम्मू कश्मीर के मुसलमान के लिए कितनी है, और इनकी अहमियत कितनी है, इम्पोर्टेंस कितनी है, और जज्बात कैसे. आई शुड नॉट हैव पोलिटिकली डिसएग्री करना था. शायद मैंने भी कभी किस लहजे में कहा होगा, नहीं कहना चाहिए था, बच्चा था. आई वॉज इन माई 20s when I came into politics. चलो, मैं आई एम 40 नाउ. मतलब अब तो मुझे 16 साल हो गए हैं सियासत में. तो नहीं करना चाहिए, नाजेबा है. मैं जो मेरे दोस्त भी हैं कोई जो उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, मैं उनसे भी मोदबाना गुजारिश करूंगा ना करें. आपकी गुजारिश सुनी जाएगी आपको लगता है?
देखे, या तो वो सुनेंगे या तो मेरे खिलाफ सुबह से बयान देंगे। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि लेट दिस मैटर एंड नाउ, रेस्ट नाउ, पीपल आर नॉट हैप्पी विथ इट, इसको जाने दीजिए। बहुत बहुत मरहले और बहुत मसाइल और बहुत बैटल्स इस कौम को लड़ने हैं, ये कोई मौजू है नहीं। खैर जुनैद साहब, एक और अहम सवाल है, हम कश्मीरियों से या फिर जितने भी यहाँ के कश्मीरी हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती जय माता दी या फिर इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम बुलवाया जा रहा है। परेशान है कश्मीरी कि क्यों उनसे नेशनैलिटी का सबूत मांगा जा रहा है। बदकिस्मती है, मैंने आज आई ट्वीटेड टू वेद मलिक साहब थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी, वेरी नाइस जेंटलमैन, वेरी पॉलिश्ड ऑफिसर, थरली सेक्युलर। उन्होंने कहा कि नहीं, नेशनल शेम है कि उत्तराखंड में एंजल चकमा एक नॉर्थ ईस्ट के थे, ही वाज किल्ड। ऑफ कोर्स इट इज़ अ नेशनल शेम। मेरा सवाल है, उस वक्त ये नेशनल शेम कहाँ होती है जब एक कश्मीरी को मारा जाता है? आर वी वेटिंग फॉर अ कश्मीरी शॉल वेंडर, गॉड फॉरबिड, टू बी किल्ड? ब्रूटलाइज किया जाता है, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। अगर कहीं वो उस सिचुएशन में रिएक्ट करें, उनको मार दिया जाएगा। घर से दूर परदेश में कहीं कोई सरपंच हिमाचल में खड़ा हो जाता है कि इस गांव में मेरी इजाजत के बगैर नहीं, उनने अपने सरपंच ने 370 वहां पे डिक्लेयर कर दिया है। वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस इज डूइंग नथिंग। हिमाचल, आई हैव गॉन टू स्कूल इन हिमाचल, हिमाचल में इतना कम्युनलाइज हो गया एटमॉस्फेयर, आई कांट रिकॉग्नाइज द सेम हिमाचल। हमारे वहाँ एक मेरे 1 साल जूनियर थे बोर्डिंग स्कूल में, विक्रमादित्य सिंह, जो महाराजा वीरभद्र सिंह के बेटे थे, वो मिनिस्टर हैं आज वहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। कभी उनका भी मैंने बयान सुना मंदिर मस्जिद पे, कोई मस्जिद तोड़नी थी, उनका बयान मैंने सुना, नहीं जी ये मस्जिद तोड़नी है। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। एक कम्युनलाइज वहाँ का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हुआ है, पीपल शुड लुक इनटू इट। उत्तराखंड वाज, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज मेयर, एक बार देहरादून में कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हुई, तो वहाँ एक मेयर होते थे सुनील गामा साहब शायद, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि ये सही नहीं है, देयर इज़ नोबडी एल्स फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप टू टॉक टू यू इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी, आई एम टॉकिंग टू यू प्लीज़। तो उन्होंने कहा ये है, गाली दी कश्मीरियों को, कहा ये ऐसे ही हैं, मार खाएंगे। अच्छा, हाँ। तो उत्तराखंड हैज़ बीन लाइक दिस फॉर ईयर्स नाउ, स्पेशली देहरादून, और अंडर अ बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पे जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, बजरंग दल है वगैरह, ये एम्बोल्डन हो गए। हिमाचल इज लाइक दिस, यूपी में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है। द चीफ मिनिस्टर शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस एंड स्पीक टू दोज चीफ मिनिस्टर्स, एंड हर एक कॉन्शियसनेस हिंदुस्तानी पेट्रियट ये समझना चाहिए कि अगर आप कश्मीरी मुसलमान को अपने ही मुल्क में गैर बना रहे हैं, तो आपसे बड़ा पाकिस्तानी तो कोई है ही नहीं। पाकिस्तान तो कोशिश ही ये कर रहा है 50-60 साल से करने की, कि कश्मीरी के जहन में ये डाले कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप तो पाकिस्तानी की मदद कर रहे हैं, आप तो वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान करने में नाकाम हुआ, आप तो वही नरेटिव चला रहे हैं। इफ अ कश्मीरी डजंट फील सेफ इन एनी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री, उससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी कोई नहीं है, क्योंकि आप मुल्क के मुफाद, मुल्क की हारमोनी, मुल्क के पीस के खिलाफ है। और हमारे लीडर्स को भी समझना चाहिए, डोंट बी अपॉलोजेटिक अबाउट इट। जहां हमारी इज्जत नहीं है वहां हमें अपना सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। उन चीफ मिनिस्टर से बात करें, बोलें कि आप ऑफिशियली डिक्लेयर कर दें कि कश्मीरी हमारी रियासत में नहीं आना चाहिए, तो हम नहीं भेजेंगे। और अगर आपको ये नहीं करना है, फिर आप इंश्योर कीजिए कि एक कश्मीरी का विकार, उसकी इज्जत, उस पर कोई ठेस ना पहुँचे जब वो आपकी रियासत में हो। आपकी रियासत से भी लोग यहाँ आते हैं, शान और शौकत से रहते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं। वी ट्रीट टूरिस्ट विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, एंड आर पीपल, जब हम वहाँ जाएंगे, दे शुड बी ट्रीटेड विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप कहेंगे वंदे मातरम? मैं बिल्कुल नहीं वंदे मातरम कहूँगा। क्यों? मेरे हिंदुस्तानी होने के लिए ज़रूरी नहीं है वंदे मातरम कहना। आप कहेंगे वंदे मातरम? नहीं, सवाल मेरा आपसे है। मैंने कह दिया मैं नहीं कहूँगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कहेंगे? ये मेरा पर्सनल है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ ना। नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ एज ए मुस्लिम वंदे मातरम। मेरी मुस्लिम आइडेंटिटी हो गया तो होने दीजिए। मैं तो मतलब मुझे तो अल्लाह ताला को जवाब देना है ना। आई कैन नॉट वर्शिप अ डाइटी। हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूँगा, मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा। My sense of being an Indian cannot be defined by the condition that you have to worship a deity. वंदे मातरम में डाइटी वर्शिप है। आप उसके वो 3rd 4th स्टैंजा देखिए, राइट? उसमें मदर गॉडेसेस का जिक्र है,
ठीक है, बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। इफ समबडी थिंक्स दैट दे कैन फोर्स, नो नोबडी कैन फोर्स मी। यहाँ पे एक कश्मीरी तबका है जो कहेगा। अच्छा, तो है ना, ऑब्वियसली। कौन है? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, कौन? नीतीश कुमार जी ने किसी का बुर्का उठाया तो यहाँ कश्मीरी निकले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, देखो जी अच्छा किया। उन्होंने तो कहा कि दादा की उम्र के हैं। हाँ, तो वो तो और शर्मनाक बात है। तो वैसे लोग भी मिलेंगे, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं वंदे ऐसे मातरम लोगों का कहूँगा। क्या मकसद है, क्या चाहते हैं वो? गंगा चल रही है, बहती गंगा में हाथ हाथ धो लिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट होते वो उस वक्त कांग्रेस में होते। अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम ईमान, जो ईमान नहीं, होता ये है, होता है। कोई नेशनल पार्टी जब यहाँ होती है, अगर फिर कभी ईमान भूल जाता है क्या? डायरेक्टली अगर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल भी कभी बासर इक़्तिदार आएगा ऑफिशियली, तो कुछ कश्मीरी होंगे यहाँ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ठीक किया, कश्मीरी को थप्पड़ मारा, ठीक किया, इस्लाह की, किसी का हिजाब हटाया, अच्छी बात है, फादरली हैं। तो मैं, देखिए, हाँ, हम पहले मुसलमान हैं, ठीक है, और हमारी नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सॉवरेन आइडेंटिटी है कि वी आर इंडियंस। ये कंपीटिंग आइडेंटिटीज नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि आप इंडियन पहले हो, मुसलमान पहले हो। वो मेरी नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी है, ये मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी है। मैं अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। मैं मुस्लिम लाइट नहीं हूँ, मैं इस्लाम लाइट प्रैक्टिस नहीं करता हूँ कि बाय कन्वीनियंस कि थोड़ा वो आईफोन में आता है ना, वो एक लाइट, एप्पल लाइट, हाँ, सॉफ्टवेयर वर्जन कोई ज़्यादा बर्डन ना करे फ़ोन को। इस्लाम लाइट किसी को करना होगा करें, हमारे हुक्मरान जो है उनको करना हो वो करें, बट नहीं, बिल्कुल नहीं। वंदे मातरम कैसे कहोगे आप? भारत माता की जय कैसे कहोगे? फारूक साहब को कहना है वो कहें। आप किसी माता या किसी डेटी की वर्शिप नहीं कर सकते। आई हैव टू रिस्पेक्ट my Hindu brothers and sisters for their worship of their deities and allow them to do that. But my faith is very clear. I can't do it. मैं तौहीद में यकीन करता हूँ। मैं कैसे वंदे मातरम कहूँ? और मेरे हिंदुस्तानी होने का वंदे मातरम कहने से क्या रिश्ता है? क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे हिंदुस्तानी? क्या गफार अब्दुल खान नहीं थे फ्रंटियर गांधी जिनको कहा जाता था, वो हिंदुस्तानी नहीं थे? जो मुसलमान इस मुल्क के लिए जिनने शहादत का जामा पहना वो हिंदुस्तानी नहीं थे? तो ये बाइनरी के वंदे मातरम, भारत में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा, नहीं, हम भारत में रहेंगे भी, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। हमारे लिए हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम मुल्क के लिए हमने जाने दी भी हैं, देंगे भी, लेकिन हमारा मुल्क है, इट इज़ आवर नेशन, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। बट नहीं, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर फेथ, क्वेश्चन डजंट अराइज। खैर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। जुनैद अजीम मत्तू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। बहुत वक्त हमने इनका लिया और तवील अरसे से लोग भी चाह रहे थे कि इनसे बातचीत होनी चाहिए, इनका क्या राय है, इनके क्या ओपिनियंस है। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ नज़र आएगा या फिर इस इंटरव्यू के बाद क्या सुनना पड़ेगा जुनैद अजीम मत्तू साहब को, वो ये खुद देख लेंगे और हम भी देख लेंगे। इंशाल्लाह दूसरी बार फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।